हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में एक नया राजवंश कवर करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले दोस्तों सोलंकी वंश के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो सोलंकी वंश है यानी कि जो गुजरात है, गुजरात की जो अनहिलवाड़ा या अनहिलवाड़ा का जो चालुक्य वंश है उसको हम सोलंकी वंश भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपको याद रखना है सोलंकी राजवंश, या हम यूँ कह सकते हैं कि गुजरात अनहिलवाड़ा के चालुक्य वंश इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, दो प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों, एक तो कुमारपाल चरित और एक वर्ण रत्नाकर। ठीक है, इन दोनों प्राचीन ग्रंथों से हमें दोस्तों एक बात की हमें जानकारी मिलती है कि जो सोलंकी जो राजपूत थे, यानी कि जो अहिन्यवाड़ा या गुजरात की जो सोलंकी जो राजपूत है उनकी 36 सोलंकी राजपूतों की सूची हमें मिलती है। ठीक है, यानी कि 36 सोलंकी राजपूतों की एक सूची मिलती है। ठीक है, किससे? कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर ग्रंथ से, जो प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, जो सोलंकी वंश है, सोलंकी शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कि जो सोलंकी गुजरात की जो सोलंकी जो शासक है, यानी कि उनको चालुक्य वंश भी कहा गया है, तो उन्होंने दोस्तों जो जैन धर्म है, जैन धर्म को उसने संरक्षण प्रदान किया है। क्योंकि इनके अनेक जो शासक थे वैसे शैव धर्म के उपासक थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, देखिएगा, जो चालुक्य हम यूँ कह सकते हैं सोलंकी जो वंश है इसका जो अग्नि से उत्पन्न राजपूत मानते हैं, यानी कि अनेक विद्वान दोस्तों इनको अग्नि से उत्पन्न राजपूत उनको वंश मानते हैं। देखिएगा, आपको पता है दोस्तों, जो गुरु वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर उन्होंने जो एक यज्ञ किया था, उससे जो चार बड़े राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि परमार वंश और चालुक्य वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, और एक दोस्तों आपको पता है यानी कि यानी कि चालुक्य वंश। ठीक है, और परमार वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, और एक दोस्तों आपको पता है जो जिसको मैंने आपको बताया यानी कि चालुक्य और देखिए, एक चौहान वंश, यानी कि चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार वंश। इन चार राजवंशों की उत्पत्ति थी जो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर उन्होंने अग्नि यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ऐसे ही दोस्तों, जो चालुक्य है या सोलंकी वंश है उसकी जो अग्नि कुल से उत्पन्न बताया है, यानी कि ये राजपूत थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले एक शासक है यानी कि मूलराज प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, मूलराज जो प्रथम था इस वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, यानी कि मूलराज को चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने गुजरात के एक बड़े भाग पर, यानी कि इसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया। कि इसने जो मूलराज ने जो गुजरात के एक भाग पर उसने आक्रमण किया, यानी कि जो अनहिलवाड़ा को उसने जीता और उसने अपने राज्य की राजधानी बनाया। और इसी को दोस्तों इस वंश का संस्थापक या मूल राज प्रथम इसको माना जाता है, संस्थापक। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बाद हम दूसरा जो शासक देखें तो दूसरा जो शासक था भीम प्रथम था। ठीक है, और भीम प्रथम का जो टाइम पीरियड था 1022 से लेकर 1064 तक वो शासन करते हैं। इस भीम प्रथम को सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है दोस्तों? यानी कि इसके शासनकाल में दोस्तों 1025 ईस्वी में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। और महमूद गजनवी ने दोस्तों जो आक्रमण किया किस पर? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया जो गुजरात में है। ठीक है, 1025 में। और दोस्तों इस जो महमूद गजनवी ने इस सोमनाथ मंदिर को
बहुत लूटा और उसको विनष्ट भी कर दिया था। ठीक है, तो फिर होता क्या है दोस्तों, जो महमूद गजनवी जब चला अपने साम्राज्य गजनवी चला जाता है, गजनी चला जाता है, तब इस भीम प्रथम ने क्या किया दोस्तों, इस भीम प्रथम ने इस सोमनाथ मंदिर को का पुनर्द्वार यानी कि उसको जीर्णोद्धार किया। ठीक है, और दोस्तों क्योंकि ये पहले जब महमूद गजनवी उस पर आक्रमण किया तब ये लकड़ी और ईंटों से बना हुआ था। बाद में जो भीम प्रथम ने इसका जो जीर्णोद्धार करवाया, पुनरुद्धार करवाया, तो उसने पत्थर का प्रयोग यानी कि पत्थर से इसका निर्माण किया गया। अनेक विद्वान दोस्तों इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो कुमारपाल है, ठीक है, जो इस कुमारपाल ने किया था, तो ये भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आज हम सोलंकी वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम दोस्तों जो चोल और पांड्य हैं, चोल और चेर और पांड्य, इन सभी छोटे छोटे राजवंशों के बारे में आगे वाली जो वीडियो उसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी के बारे में। देखिएगा भीम प्रथम के सामंत, देखिएगा एक भीम प्रथम था, उसका एक सामंत था विमल सहाय। ठीक है, और इस विमल सहाय ने दोस्तों जो माउंट आबू है यानी कि राजस्थान के सिरोही जिले में है, वहाँ पर दोस्तों इसने दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर बनवाया, बहुत ही फेमस दोस्तों ये मोस्ट है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, कि भीम जो प्रथम था, भीमदेव प्रथम था, उसका एक सामंत विमल सहाय ने आबू जो माउंट आबू है यहाँ सिरोही में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसको याद आप रखिएगा। देखिएगा अगला जो शासक है दोस्तों, इसका नाम जय सिंह सिद्धराज। देखिएगा यानी कि सिद्धराज है, इसने सिंधु प्रदेश को उसने जीता, इसलिए इसको सिद्धराज कहा गया है। ठीक है, देखिएगा इसका जो टाइम पीरियड था 1094 से 1153 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है, आगे इसके बारे में देखें तो देखिएगा इसने परमार वंश के राजा, देखिएगा परमार वंश का जो राजा था यशोवर्मन से युद्ध में पराजित, इसने परमार वंश के राजा यशोवर्मन को युद्ध में पराजित किया और मालवा के विजय उपरांत दोस्तों उसने क्या किया, अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा जो मालवा है दोस्तों, मालवा जो यानी कि उज्जैन के अंतर्गत जो अवंती प्रदेश आता था, यानी कि कहने का मतलब उसने अवंती को जीता। ठीक है, और अवंती को जीतने के बाद उसने अवंतीनाथ की उपाधि भी धारण की। वहाँ का जो परमार वंश का शासक था दोस्तों यशोवर्मन को उसने पराजित किया, किसने, जयसिंह सिद्धराज ने। देखिएगा इसने सिंध को भी विजित किया, यानी कि उसको सिंध प्रदेश को जीता, इसीलिए उसको सिद्धराज कहा गया है। ठीक है, तो उसका पूरा नाम है जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, जयसिंह दोस्तों ये शैव मतानुयायी था, यानी शैव धर्म का उपासक था, किंतु जैन धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, देखिएगा ये राजा है, ये अपनी प्रजा और अपने जो धर्म को बहुत ही सम्मान करता था। वैसे तो ये शैव मतानुयायी था, यानी कि शैव धर्म का उपासक था, लेकिन अपने राज्य के अंदर जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। इसके दरबार में दोस्तों जैन एक विद्वान था हेमचंद्र, ये हेमचंद्र रहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जो जैन एक विद्वान था। ठीक है, देखिएगा जयसिंह का कोई पुत्र नहीं होने के कारण इसने अपने मंत्री यानी कि जो मंत्री था उदयन, ठीक है, उदयन के एक लड़का था वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है, क्योंकि जयसिंह के कोई पुत्र नहीं होने के कारण जो उदयन था, ये उदयन उसका मंत्री था, उसके पुत्र यानी कि वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी चुना जाता है। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया, जहां अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति भी स्थापित करवाई। देखिएगा यानी कि जो जैन धर्म के संबंधित जो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर जो विमल सहाय ने जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था, उसी जैन मंदिर में ये जो जयसिंह सिद्धराज है अपने जो पूर्वज यानी कि 7 पूर्वजों की एक गजारोही की मूर्ति एक मंडप में स्थापित करवाया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद आप रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों यानी कि कुमारपाल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों ये कुमारपाल है जो ये बहुत ही
पराक्रमी राजा था दोस्तों, और कहा जाता है कि यह एक गणिका का पुत्र था, क्योंकि इसमें बहुत ही चतुराई और कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमती ये व्यक्ति था, इसीलिए इसको कुमारपाल को यानी कि शासक बनाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कुमारपाल का जो टाइम पीरियड था यानी कि 1153 से लेकर 1171 तक ये शासन करता है दोस्तों। इसके समय में यानी कि 3 आक्रमण होते हैं। एक तो अजमेर के चौहान वंश के जो शासक है अरुणराज है, अरुणराज ने इस पर आक्रमण किया, और एक विक्रम सिंह है जो परमार शासक था, उसने इस पर आक्रमण किया, और बल्लाल है कि मालवा का जो शासक है उसने इस पर आक्रमण किया दोस्तों। इन सभी आक्रमणों को कुमारपाल ने अकेले ही विफल कर दिया था। इसीलिए दोस्तों इसकी वीरता को देखते हुए यानी कि एक गणिका के पुत्र को राजा बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने इसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, यानी कि जो जैन धर्म का एक आचार्य था, एक विद्वान था, जो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। वैसे दोस्तों ये कुमारपाल के दरबार में भी रहता है। ठीक है, तो इसे जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र ने यानी कि जैन धर्म में उसको दीक्षित किया। इसके पश्चात दोस्तों परम अहर्त की उपाधि धारण की। किसने? इसे कुमारपाल ने। याद रखिएगा, परम अहर्त की उपाधि धारण किसके द्वारा की जाती है? धारण किसी के द्वारा की जाती है? कुमारपाल के द्वारा की जाती है। और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांत को लागू किया, और अपने साम्राज्य के अंदर दोस्तों उसने अहिंसा को लागू किया। ठीक है, उसने दोस्तों आपको पता है इसने पशु हत्या, मद्यपान और द्रुत क्रीड़ा संपूर्ण राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि जो पशु हत्या है, जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, कहने का मतलब जहाँ जो बूचड़ खाना है दोस्तों, बूचड़ खाने में उसने बूचड़ खाने को उसको प्रतिबंधित किया गया। और दोस्तों जो भी ऐसा काम करने वाले जो भी उसके साम्राज्य में रहते थे उनको आगामी तनख्वाह उसने प्रदान की, और कुछ उसको पूंजी प्रदान करने के साथ उन्होंने कहा कि आप कोई अन्य काम कीजिएगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, यानी कि पशु हत्या पर उसने प्रतिबंध लगाया। जो मद्यपान है यानी कि जो शराब वगैरह का सेवन करते थे उन पर दोस्तों उसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों कहा जाता है कि जो कुमारपाल था, ये कुमारपाल दोस्तों एक जो गणिका यानी कि एक जो वेश्या थी, यानी कि वेश्या का ये लड़का था। ठीक है, तो गणिका का पुत्र था, किंतु उसके गुणों के कारण इस वंश में उसे वो गोद ले लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत गुण थे दोस्तों। ये पराक्रमी, वीर, साहसी, निडर और एक कूटनीतिज्ञ था, और विद्वान भी था, और विद्वानों को संरक्षण प्रदान करने वाला भी था। ठीक है, इसीलिए इसके गुणों को देख कर यानी कि इस सोलंकी जो राजवंश के शासकों ने इसको गोद ले लिया था, और फिर इसको शासक बना दिया था। ठीक है, देखिए दोस्तों जो कुमारपाल चरित देखिएगा, इसके संबंधित एक जयसिंह सूरी था, एक विद्वान था, यानी कि जयसिंह सूरी ने एक किताब लिखी कुमारपाल चरित। और इस कुमारपाल चरित में दोस्तों सोलंकी राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिएगा दोस्तों अगला जो शासक है दोस्तों मूलराज द्वितीय है। देखिए दोस्तों 1171 से लेकर 1172 तक वो शासन करते हैं, और दोस्तों इसके बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वान दोस्तों मूलराज द्वितीय को इस कुमारपाल के बाद में साम्राज्य को संभालते हैं, लेकिन अनेक जो विद्वान हैं अजयपाल को मानते हैं। तो इसमें दोस्तों इसमें कन्फ्यूज है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अजयपाल को ही इसमें यानी कि कुमारपाल के बाद में अजयपाल ही शासक बनता है। ठीक है, तो आप मूलराज द्वितीय को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा देखिए अगला जो शासक है अजयपाल जो है 1172 से लेकर 1176 तक वो शासन करते हैं। ठीक है, देखिएगा कुमारपाल के उत्तराधिकारी, देखिए मैंने कहा कि जो कुमारपाल का उत्तराधिकारी अजयपाल ही बनता है, लेकिन अनेक विद्वान मूलराज द्वितीय को उसका उत्तराधिकारी मानते हैं। लेकिन दोस्तों आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको सिर्फ कुमारपाल का उत्तराधिकारी अजयपाल को ही बताना है। ठीक है, तो ठीक है देखिएगा कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के शासनकाल में दोस्तों क्या होता है, शैव धर्मावलंबी और जैन धर्मावलंबी के मध्य हो जाता है क्या, गृह युद्ध हो जाता है। ठीक है, और गृह युद्ध हो जाने के बाद में होता क्या है, इसका परिणाम ये निकलता है कि जैन जो भिक्षु थे उनकी हत्या कर दी गई, और जो अनेक जो जैन मंदिर थे दोस्तों सोलंकी यानी कि गुजरात अहिलवाड़ा के अंदर उस मंदिर को उसको नष्ट भी करवा दिया था।
ठीक है, जैन धर्म और शैव धर्म के मध्य जब गृह युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता उसी समय होता क्या है कि जो अजयपाल का जो एक नौकर था, उस नौकर ने जो अपने राजा था उस यानी अजयपाल की चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसी समय आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में भीम द्वितीय यानी भीम द्वितीय शासक बनता है और 1178 से लेकर 1238 तक दोस्तों ये शासक रहता है। ठीक है, इसके बारे में अगर देखें दोस्तों, भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। ठीक है, इसने चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश की परंपरा और प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब अजयपाल का शासनकाल था उस समय अजयपाल का एक नौकर था, उस नौकर ने अजयपाल की चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी से क्या होता है कि थोड़ी बहुत ऐसी सोलंकी राजवंश की जो इसकी प्रसिद्धि थोड़ी सी धूमिल हो जाती है। तो इस जो शक्ति को या उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको पुनर्स्थापित करने का काम दोस्तों भीम द्वितीय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों कैसे किया जाता है कि देखिए दोस्तों 1178 ईस्वी में दोस्तों गुजरात पर मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया, तो जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो दोस्तों भीम द्वितीय ने इस मोहम्मद गोरी को पराजित भी कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा यानी कि सोलंकी राजवंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का काम भीम द्वितीय के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, फिर होता कि 1195 में होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सोलंकी राजवंश अहिलवाड़ा पर आक्रमण किया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने पराजित किया था, किसने, यानी कि इस भीम द्वितीय ने। ठीक है, ठीक है, इसी वर्ष देखिए दोस्तों क्या होता है, इसी वर्ष ऐबक ने दोबारा से गुजरात पर आक्रमण किया और दोस्तों आक्रमण करके दोस्तों इस दूसरे आक्रमण में जो भीम द्वितीय है जो कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो जाता है और अहिलवाड़ा यानी कि गुजरात पर यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो जाता है, यानी कि अहिलवाड़ा को छीन लिया जाता है, किसके, यानी कि भीम द्वितीय से कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहले युद्ध में तो कुतुबुद्दीन ऐबक हार जाता है, लेकिन दूसरा जब युद्ध होता है भीम द्वितीय के साथ तब ये पराजित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें तो 1201 में भीम द्वितीय ने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखें तो ये दो युद्ध हो गए 1178 और 1195 में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भीम द्वितीय गुजरात के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद उसके एक मंत्री था दोस्तों, यानी कि लवण प्रसाद था। एक मंत्री कौन था, लवण प्रसाद है। लवण प्रसाद ने अहिलवाड़ा में यानी कि सोलंकी वंश के स्थान पर उसने बघेल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अहिलवाड़ा यानी गुजरात में जो सोलंकी जो चालुक्य वंश था उसके स्थान पर बघेल वंश की स्थापना होती है। और ऐसा करने वाला कौन था दोस्तों, ऐसा करने वाला जो भीम द्वितीय था उसका एक मंत्री था, उसका नाम है दोस्तों लवण प्रसाद है। इस लवण प्रसाद ने यानी कि अहिलवाड़ा गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की जाती है। दोस्तों इस सोलंकी वंश की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि दोस्तों उसके शासनकाल यानी कि चालुक्य के या सोलंकी राजवंश के शासकों के शासनकाल में महिलाओं को दोस्तों उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टिकी स्टडी क्लासेस चैनल है इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और शेयर करना है आपको कहाँ, अपने जो कम से कम 10 दोस्तों को इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों हम कल फिर एक छोटे राजवंश की हम बात करते हैं, हम चोल वंश को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।